समय मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो या तो रोसेल इंडिया की चल रही है और दूसरे नंबर पे आईपीओ की सबसे बड़ी चर्चा चल रही है। अब आईपीओ की बात करेंगे तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी कंपनी कोई प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आना चाहती है तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एफपीओ ला सकती है कंपनी, इसके साथ साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ तरीके हैं जहां पर कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आकर के फंड को रेज करती है। तो आईपीओ की बात करें, जैसे कि वारी एनर्जी का आईपीओ है, हुंडई को भी क्लीन चिट मिल चुकी है, स्विगी का भी पता चल रहा है कि उसको भी क्लीन चिट आ चुकी है। तो बहुत सारे आईपीओ आने बाकी हैं। इसके साथ साथ एनटीपीसी ग्रीन ने ऑलरेडी पेपर फाइल कर ही दिए हैं, तो उसका भी हो सकता है नवंबर तक आईपीओ आते हुए देखने को आपको मिले, एनटीपीसी ग्रीन का। तो इन सब चीज़ों पर नज़र तो आप बाद में रखिएगा। फिलहाल कुछ ऐसी कंपनीज़ की बात करते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का ऑलरेडी पैसा फंसा हुआ है। रोसेल इंडिया की बात करेंगे तो ये टी और यानी कि चाय और कॉफ़ी के अंदर डील करते हैं। आपको पता होगा इससे पहले कैफ़े कॉफ़ी डे करके एक कंपनी रहा करती थी, वो फिलहाल बैंकरप्ट होते हुए नजर आई। रोसेल इंडिया भी कुछ उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये बात यहाँ पर अभी लागू नहीं होती क्योंकि इस कंपनी ने डीमर्ज किया, एक अपना जो सेगमेंट था उसको डीमर्ज कर दिया, जिसकी वजह से जो रोसेल इंडिया जो एंटिटी थी, जो प्राइमरी एंटिटी थी, वहाँ पर लगातार सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। सर्किट का लॉजिक है कि कुछ इसके फंडामेंटल्स भी गड़बड़ रहे। बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि चलो ये कंपनी तो अच्छी थी, अच्छी इस वजह से भी थी क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसने बहुत तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना करके दिया था, और साथ ही साथ इसका चूँकि मार्केट कैप कम है, इसकी वजह से फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो लोग सोचते हैं कि यार चलो एक अच्छी कंपनी थी, सस्ते भाव पे मिल रही है, चलिए ले लेते हैं। ये इंटेंशन आपका बड़ा सही है, पर जब भी आप ये छोटी छोटी कंपनियां जैसे 400-500 करोड़ वाली जो कंपनियां होती हैं, जब इन पे सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए, तब एटलीस्ट ऐसी कंपनियों को आपको तब ग्रैब करना चाहिए जब कम से कम ये कंपनी अपने हाई से 50% टूट जाए। यानी कि 187 रुपये का इसने हाई लगाया था, अगर ये कंपनी 90 से 100 रुपये के बीच में मिल जाए तब तो आप ट्रैक कर सकते हो, तब आप देख सकते हो, तब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है। ठीक है, और अगर देखिए भाई, अगर ये कंपनी वापस से, जैसे अभी करंट में इसका शेयर प्राइस चल रहा है 146, तो दुख नहीं होना चाहिए कि अगर 146 से ही लौट के ऊपर 200-250 का हो जाए, क्योंकि रिस्क एपेटाइट आपका है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। आप ये सोचो, अगर इस पर सर्किट लग रहा है, अगर ये 146 से 14.16 यानी कि केवल 14 रुपये का शेयर प्राइस हो जाए, तब आप क्या रुक सकते हो क्या 146 से? कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा पैसा मर गया, ठीक है, हमने रिस्क लिया, बात खत्म, कुछ कंपनी गई, हमने कुछ सीखने को मिला। तो क्या आप इस तरीके से सोच सकते हो क्या? जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, तब आपको आपके रिस्क एपेटाइट के बारे में पता चल जाएगा। जनरली इन्वेस्टर करता क्या है, अरे यार ये कंपनी तो 20-30% टूट गई है, चलो 146 से खरीदते हैं, पता लगा खरीद लिए 40,000 शेयर, अब कंपनी आ गई 100 रुपये पर, तब आपको पता चल रहा है अरे यार इतना लॉस तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनरली आप अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करते हो शेयर को लेने के बाद। मेरा मानना है आपको रिस्क अपना एपेटाइट शेयर को लेने से पहले या म्यूचुअल फंड को लेने से पहले डिसाइड करना चाहिए। चलिए कुछ कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फंडामेंटल्स ही लॉन्ग टर्म में काम आते हैं, टेक्निकल्स तो सारा शॉर्ट टर्म के अंदर चलता है। करंट प्राइस 146 का है, 96 से 187 तक की जर्नी अच्छी दिख रही है। यहाँ से स्टॉक का पीई 37 का है, यानी कि वैल्यूएशन इसके अच्छे हैं। डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा से देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 4-5% का है, जो कि खराब मानता हूँ मैं। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, तो स्प्लिट के भी चांसेस आगे देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कृष्णा डिफेंस और रोसेल इंडिया, ये दो कंपनी हैं। अगर कृष्णा डिफेंस की बात करेंगे तो 102 के पीए, उसके मुकाबले रोसेल इंडिया काफ़ी सस्ती आपको दिख रही है। सेल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में इसकी सेल बढ़ते हुए देखने को मिली, नेट प्रॉफिट भी इसका पॉजिटिव जून क्वार्टर में आया, तो ये फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में तो गड़बड़ी नहीं है। फिर भाई ये शेयर क्यों गिर रहा है जब बैलेंस शीट की गड़बड़ नहीं है? कई बार शेयर केवल छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर को हटाने के लिए ही टूट जाता है। अभी ये कंपनी का नाम आपको बताता हूँ, GETND 4,500 करोड़ का OFS लेकर के आए, रिटेल के लिए खुला, फ्राइडे के दिन रिटेल को अलॉट भी हो गया 1455 से। उसके बाद क्या हुआ, ये इसका शेयर प्राइस 1555 के आसपास, 1550 1555 के आसपास खुला सोमवार के दिन। फिर वो गिरते गिरते नीचे आ गया 1530 1520 पे, अभी 1630 रुपये पे चल रहा है, 5% का कल उसने सर्किट भी मारा था। हुआ क्या, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर को निकालने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जाता है। एक्चुअली रिटेल ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया था, सारा कोटा बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास चला गया। GETND की बात कर रहा था, जाके शेयर प्राइस चेक करके आना। तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कई बार शेयर प्राइस इस वजह से भी गिरता है कि जो ये भीड़ भाड़ है ना, उसको किनारे किया जाए, क्योंकि यही लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं मार्केट के अंदर। इक्विटी कैपिटल की बात करेंगे तो 8 करोड़ का है, रिजर्व से देखिए 289 करोड़ के हैं। बोरोविंग्स कंपनी की देखो केवल 5 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट में खराबी होती
तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बढ़ रही होती है, जबकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कम हो गई। हालांकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 189 करोड़ की है, विद इन 12 मंथ इनको शॉर्ट टर्म के अंदर पेमेंट करना होता है। कंपनी ने एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट पर फोकस यहाँ पर कर रखा है, जिसमें से कंपनी ने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। इन्वेस्टमेंट को 67 करोड़ का इन्होंने सेल भी किया था। डेटर डेज 63 दिन के हो गए हैं। और प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, 74% प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। अगर कंपनी के अंदर खराबी होती तो प्रोमोटर जनरली अपने स्टेक को खाली करने की कोशिश करते, जबकि प्रोमोटर ने ऐसा नहीं किया। एक मेजर स्टेक प्रोमोटर के पास अभी भी पड़ा हुआ है। FIIs की बात करेंगे 1.48% है। DIIs ने भी इससे अच्छा खासा डाल रखा है। DIIs में देखते हैं क्या क्या नाम है। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास पैसा है, उसमें भी क्वांट एक्टिव फंड के पास पैसा है। क्वांट एक्टिव फंड की बात करेंगे, एक तरीके से जब से क्वांट के ऊपर फ्रंट रनिंग केस का भी मैटर चला था, तब से क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी क्वांट्स के फंड आ रहे थे, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी एसेट फंड हो, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हो क्वांट का, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेलने लगे हैं। ज़्यादातर उन्होंने स्टेक अपना लार्ज कैप की तरफ मोड़ दिया है। तो इस वजह से यही होता है कि एक अच्छी कंपनी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट पर भरोसा रखना चाहिए। शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में रिवाइव हो सकता है, फिर भी होता है कि नहीं होता है, अल्टीमेटली तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आपके हाथ में क्या है, फंडामेंटल्स चेक करो, कंपनी का चेक करो सिस्टम क्या है। और पब्लिक की होल्डिंग 20% के आसपास है। अभी आपको जब ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तब आपको इसका जो पब्लिक की होल्डिंग है वो भी कम होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आएगी। तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स फिलहाल एज सच मुझे कुछ खराबी यहाँ पर फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही है, फिर भी आगे आने वाली चीज़ें क्या हैं वो आपको सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में पता चलेगा। ऑल इन ऑल अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट तक की बात करेंगे तो चीज़ें यहाँ पर ठीक दिख रही हैं। फिर भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पास्ट रिटर्न एंड पास्ट बैलेंस शीट डज नॉट गारंटी द फ्यूचर रिटर्न। तो इस चीज़ को आप चेक करके चलना। मेरे मित्र, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टीमेटली आप जो जानने के लिए आए थे कि शेयर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और आप अपना रिस्क देखिए कि आप कितना पैसे का रिस्क ले सकते हो और आपके रिस्क एपेटाइट क्या है। क्योंकि जब आप 146 रुपये पर रिस्क ले रहे हो तो हो सकता है कुछ ऐसी कंपनियां हो जो केवल आपको 100 रुपये पर मिल रही हो और उसमें रिस्क ही ना हो, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियां PSU। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख करके चलो और आपको शेयर लेने से पहले ही आपको अपने रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।